अनिका ने प्रीति को तो हिदायत दे दी थी, लेकिन तभी उसे ओमकार का ख्याल आता है। प्रीति को तोड़ने के लिए ओमकार को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। यह सोचकर वो मयूर को कॉल लगाने के लिए अपना फ़ोन उठाती है। इससे पहले कि अनिका कॉल कर पाती, प्रीति कहती है, मैं अपना पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। फिर कुछ परेशान होते हुए कहती है, क्या आप यह जानना चाहती हैं कि मैं किस बात को लेकर परेशान हूँ? अनिका प्रीति की समस्या को अच्छी तरह समझ पा रही थी। प्रीति के लिए ये एक ऐसी बाधा बनी हुई थी जिस ड्यूटी से वो पूरी तरह बंध गई थी, जिससे किसी भी दिन छुट्टी मिलना संभव नहीं था। अनिका ने कहा, ठीक है, उन सभी को कल्याण निवास महिला आश्रम भेजने की तैयारी करो। प्रीति हैरानी से अनिका की तरफ देखने लगती है, क्योंकि उन्हें इस तरह यहाँ से जाने देना खतरे से खाली नहीं था। प्रीति की हैरानी देखकर अनिका पूछती है, क्या तुम अब तक यह पता लगा चुकी हो कि वह दामंती देवी के संपर्क में कब आई और कैसे आई? प्रीति जवाब देती है, हाँ, इससे संबंधित सभी जानकारी इन फाइल्स में है। इसके अलावा भी वो कुछ भी जानती थी, वो सब इन फाइल्स में है। अनिका कहती है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो। कल सुबह ही उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। अनिका ने तय कर लिया था कि आयशा सैफई के अलावा बाकी सभी की पुरानी मेमोरी को डिस्ट्रॉय करके वो उन्हें नई जिंदगी जीने के लिए मौका देगी। वैसे भी उनकी पुरानी यादों में खुशियों से ज्यादा तकलीफें भरी हुई थीं, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा खतरनाक और गलत रास्ता चुना था। आयशा सैफई अपनी बेटी की जिंदगी के बदले में अनिका के लिए काम करने के लिए तैयार थी। आयशा सैफई का काम था उन सभी औरतों को ये विश्वास दिलाना कि किसी केमिकल रिसीव की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है और वो सालों से ही वो इस महिला आश्रम में रहती आई हैं। आयशा को हमेशा उन पर नज़र बनाए रखना था और किसी भी खतरे की भनक होने पर अनिका को तुरंत सूचित करना था। रिया अपने आसपास कुछ किताबें बिखेरकर लगातार एक के बाद एक पन्ने पलटते हुए कुछ ढूंढ रही थी। उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से अपने काम पर था। वो फ़ोन को अनसुना कर देती है। जब फ़ोन दोबारा वाइब्रेट करने लगता है, तब अलेक्जेंडर अपने लैपटॉप के सामने से उठता है और फ़ोन के पास जाता है। उसके बाद अलेक्जेंडर रिया से कहता है, रिया, इट्स सनी चाचू। अगर किसी और ने फ़ोन किया होता तो इस वक्त रिया ज़रूर इग्नोर कर देती, पर सनी की तबीयत की वजह से वो अपनी जगह से उठती है और फ़ोन पिक करती है। रिया ये सुनकर अपनी जगह से उठती है और फ़ोन पिक कर लेती है। हेलो चाचू, रिया अपनी मीठी आवाज़ में पूछती है। सनी कहता है, हेलो गुरु, क्या तुम मुझे मिलने मेरे रूम आ सकती हो? रिया अपनी मीठी आवाज़ में पूछती है, क्या अभी तुरंत? सनी कहता है, हाँ, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सनी की बात सुनकर रिया एक बार फिर से बिखरी हुई किताबों की ओर देखती है। उसके बाद कुछ सोचते हुए अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर खड़ी हो जाती है। सनी कहता है, क्या तुम अभी आ रही हो? रिया कहती है, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अपने फ़ोन को वापस रखते हुए रिया अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और फिर कमरे के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद वापस उन्हीं किताबों को घूरने लगती है। रिया की इन हरकतों को अलेक्जेंडर बहुत देर से नोटिस कर रहा था। वो कहता है, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? रिया अलेक्जेंडर की तरफ देखती है और कहती है, नहीं, कुछ नहीं। तभी एक दूसरे टेबल पर अपनी नोटबुक में काम करता हुआ आर्यन अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और कहता है, हम देख रहे हैं कि तुम बहुत देर से कुछ ढूंढ रही हो। अगर तुम बताओगी तो हो सकता है कि तुम्हें वो जल्दी मिल जाए। क्या पता उसके बारे में हमें पहले से पता हो। तभी अलेक्जेंडर कहता है, और अगर नहीं भी पता होगा तब भी हम तीनों मिलकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। अपने दोनों भाइयों की बात सुनकर रिया अपने एक हाथ से अपनी ठोड़ी पर टैप करते हुए सोचने लगती है। फिर कहती है, मैं उस फूल के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिसका इस्तेमाल मुझे ठीक करने के लिए और मामा की याददाश्त को वापस लाने के लिए किया था। आर्यन और अलेक्जेंडर रिया की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पहले दोनों भाई एक दूसरे की सूरत देखने लगते हैं, उसके बाद वापस रिया के चेहरे की तरफ देखते हैं। रिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मुझे कहीं भी उसके बारे में जानकारी तो छोड़ो, उसकी इमेज भी नहीं मिली है। दोनों भाई एक साथ बोल उठते हैं, पर तुम्हें उसका करना क्या है? रिया जवाब देती है, कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम्हें मेरी मदद करनी है तो करो, नहीं तो मैं खुद ढूंढ लूंगी। आर्यन कहता है, नहीं नहीं, तुम नाराज मत हो, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, पर पहले ये बताओ कि चाचू तुम्हें क्यों बुला रहे हैं? रिया कहती है, वह उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। यदि कुछ ज़रूरी काम नहीं कर रहे हो तो तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर अपने लैपटॉप की स्क्रीन नीचे कर देता है और आर्यन अपनी नोटबुक बंद करके
अपने दोनों भाई बहनों के साथ चला जाता है। एक टेबल पर रखे हुए लैपटॉप की स्क्रीन के सामने एक चेयर पर सनी बैठा हुआ था और उसी के साथ में दूसरी चेयर पर ओमकार मौजूद था। जैसे ही तीनों बच्चे अंदर पहुंचते हैं, वो दोनों अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। रिया जोश के साथ कहती है, चाचू और मामू दोनों एक साथ, क्या कुछ मस्ती करने का प्लान बनाया है? सनी कहता है, पूरी जिंदगी मस्ती मस्ती में ही काम करते करते बीत जाए, ऐसा प्लान बनाया है। रिया हैरान होकर सनी की तरफ देखती है। अलेक्जेंडर और आर्यन बिना कुछ कहे चुपचाप वहां रखे हुए काउच पर बैठ जाते हैं। रिया के हाव भाव देखकर ओमकार अपनी बात को शुरू करता है। सनी के कहने का मतलब है कि क्यों न हम उस काम को अपना प्रोफेशन बनाएं जिसमें हमें सबसे ज्यादा मजा आता है, खेलों को लेकर पैसा कमाया जाए। रिया बड़े ही प्यार से कहती है, आप दोनों गोलक गोल बातें मत कीजिए, ठीक ठीक बताइए क्या कहना चाहते हो। सनी कहता है, देखो रिया, अब मेरी चोट भी लगभग ठीक हो गई है, मैं इस तरह कब तक घर पर ही बैठा रहूंगा? अब तुम खुद बताओ, क्या तुम्हारे चाचू पूरी जिंदगी तुम्हारे डैडी के ऊपर बोझ बनकर रहें? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? रिया सनी की तरफ घूरती है। सनी आगे कहता है, मेरा मतलब है कि मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, भैया से इंस्पायर होना चाहिए, उनकी तरह नहीं बन सकूं तो कम से कम उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। रिया अपना एक हाथ अपने माथे पर रख लेती है और कहती है, चाचू आप मुझसे क्या चाहते हैं वो बताएं, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं। फिर अपना चेहरा उठाकर सनी की तरफ देखते हुए आगे कहती है, इतने सालों बाद भी आप बिल्कुल नहीं बदले, क्या आप किसी बात को ठीक तरह से नहीं बता सकते? रिया की परेशानी को समझते हुए ओमकार कहता है, मैं समझता हूँ, हम दोनों ने सोचा है कि हम दोनों ऑनलाइन गेम्स को ही अपना प्रोफेशन बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस काम में हमसे बेहतर हो, जिसे हम अपना पार्टनर बना सकें। फिर अपने दोनों हाथों को नीचे से ऊपर की ओर उठाते हुए आसमान की ओर करते हुए कहता है, हमारा मतलब है कि हमारा पार्टनर वर्ल्ड के बेस्ट गेमर्स में से एक होगा, तो हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। फिर रिया के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए आगे कहता है, ये हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसा करियर जिसमें हमें मज़ा भी आएगा और हम सफल भी हो सकेंगे। हम चाहते हैं कि तुम हमारे बिजनेस में हमारी पार्टनर बन जाओ, ताकि हमें तुम्हारी गाइडेंस मिल सके। बाकी सब काम हम खुद कर लेंगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होगी। रिया कुछ बोलना ही चाहती थी कि उससे पहले सनी बोल उठता है, अगर तुम हाँ कर दोगी तो हमारी आधी समस्या खत्म हो जाएगी। सनी की बात सुनकर रिया अपनी पहली वाली बात भूल जाती है और झट से पूछती है, बाकी की आधी समस्या क्या है? सनी और ओमकार रिया की बात पर एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। फिर ओमकार रिया की तरफ देखते हुए कहता है, हमें एक बेस्ट आईटी की ज़रूरत होगी जो हमारी गेम्स को किसी भी तरह के अटैक से प्रोटेक्ट कर सके। मेरा मतलब तुम समझ ही रही होगी। रिया कहती है, हाँ हाँ चाचू, आप बग्स, हैकर्स वगैरह की बात कर रहे हैं। तभी आर्यन कहता है, मुझे लगता है कि आप दोनों को भी थोड़ा बहुत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हैकिंग वगैरह सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका बिजनेस एक एम्पायर नहीं बन जाता तब तक पूरी तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट होना ठीक नहीं होगा। तभी सनी कहता है, क्या हम सीख पाएंगे? अलेक्जेंडर अपनी जगह से उठते हुए जवाब देता है, क्यों नहीं, आप दोनों यंग हैं, आपका माइंड किसी भी नई चीज़ को आसानी से कैप्चर कर सकता है। इससे पहले कि ये बात आगे बढ़ जाती, रिया बीच में ही बोल पड़ती है, देखिए चाचू और मामू, आप मुझसे ज़्यादा उम्मीद ना रखें, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं गेम में अपना वक्त बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने वाली हूँ। आप अपनी मस्ती को अपना प्रोफेशन बनाएं, लेकिन मुझे अभी अपनी मस्ती को साइड रखकर और भी बहुत कुछ सीखना है। फिर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को सामने की तरफ फैलाते हुए कहती है, तो फिलहाल आई एम सो सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी, आप दोनों किसी और को ढूंढ लीजिए। रिया की बात सुनकर आर्यन और अलेक्जेंडर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, तो वहीं सनी और ओमकार भी दंग रह जाते हैं। उन्हें अपनी प्यारी रिया से इस तरह के इनकार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। सनी रिया को कन्विंस करने के लिए कहता है, जरा सोचकर देखो, इतनी छोटी सी उम्र में तुम वर्ल्ड की बेस्ट गेमर हो और इतनी छोटी सी उम्र में ऑनलाइन गेम्स एम्पायर में भी वर्ल्ड में बेस्ट साबित होगी। ओमकार आगे आते हुए कहता है, हम जो भी कुछ सीखते हैं उससे इतनी दौलत कमाना चाहते हैं, तुम्हें इसी उम्र में वो योग्यता है जिससे कि बेहिसाब दौलत कमा सको, फिर तुम्हें कुछ और सीखना क्यों है? रिया जवाब देती है, मुझे कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास पहले ही बेहिसाब दौलत है। मुझे कमाने के लिए नहीं, खुद को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत कुछ सीखना है। नो मोर टॉक्स, बाय। इसके आगे कुछ भी सुने बिना रिया वहां से बाहर चली जाती है। दोनों भाई भी अपने अपने चेहरों पर बड़े बड़े सवाल लिए
उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर जाने लगते हैं। फिर दरवाजे से बाहर निकलने से पहले वापस मुड़कर कहते हैं, सॉरी चाचू और मामू। दोनों ही भाई रिया के पीछे पीछे चलते हुए मन ही मन सोच रहे थे, आखिर रिया करना क्या चाहती है, उसने अपने लिए क्या प्लान किया है। दोनों भाइयों को मन ही मन रिया के लिए खुशी तो हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ अब चिंता भी सता रही थी। ना जाने परफेक्ट बनने के लिए वो हम दोनों को किस नई मुसीबत में फंसाने वाली है। क्योंकि सामान्य सी बात थी कि दोनों ही भाई, चाहे गेम हो या जिंदगी, सबक हो या सबब, अपनी बहन को अकेला छोड़ने वाले तो नहीं थे। गुलेरिया हाउस के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी। हर चैनल पर सिर्फ एक ही खबर थी कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक आकाश गुलेरिया जिंदा है। अलग अलग चैनल पर अलग अलग तरीके से इस खबर को पेश किया जा रहा था। कैसे हुआ करिश्मा? क्यों फैलाया आकाश गुलेरिया के मरने की खबर? खुलेंगे राज बिजनेसमैन के आज का षड्यंत्र या एक्सीडेंट? कौन है दुश्मन, कौन है दोस्त? आधी हेडलाइन के साथ ये खबर आज की सुपरहिट खबर थी। गुलेरिया हाउस के बाहर खड़े हर मीडिया पर्सन की एक ही मांग थी कि आकाश गुलेरिया से एक बार मिलवाया जाए, अथवा कर्ण गुलेरिया खुद इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए हर रहस्य से पर्दा उठाएं। तभी कर्ण गुलेरिया के कहने पर सिद्धार्थ गुलेरिया बाहर आता है। सिद्धार्थ को देखते ही सभी उसे घेर लेते हैं। सभी अलग अलग तरह के सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। सिद्धार्थ कहता है, सबसे पहले आप सभी अंदर जाकर बैठ जाएं। सभी मीडिया वालों के बैठने के लिए लॉन में व्यवस्था की गई थी। इसके बाद सभी को वहां बैठा दिया जाता है। तभी कर्ण गुलेरिया मंच पर आते हैं। कर्ण को देखते ही सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। कर्ण सभी को बैठने का इशारा करता है और हाथ जोड़कर कहता है, मेरी आप सभी से विनती है कि गुलेरिया परिवार के इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दें। हाँ, ये खबर सच है कि आकाश गुलेरिया जिंदा है, लेकिन वह आप लोगों से बात कर सके, उसका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है। वह जिंदगी और मौत में से मौत को हराकर जिंदगी जीत कर आया है, लेकिन अभी भी वह बिस्तर पर ही है। उसे ठीक होने में अभी भी कुछ दिन लगने वाले हैं। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि तब तक के लिए आप इस मुद्दे पर गुलेरिया परिवार को परेशान ना करें। जिन सवालों के जवाब आप यहाँ ढूंढने आए हैं, उनके जवाब देने की स्थिति में अभी हम सब नहीं हैं।